नमस्कार, डी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋतु वर्मा। खबरों को विस्तार से देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोजगार मेले के तहत 71,000 से ज्यादा युवाओं को बांटे नियुक्ति पत्र। पीएम ने कहा, युवाओं की प्रतिभा का उपयोग करना सरकार की प्राथमिकता। दिल्ली में विधानसभा चुनाव को लेकर घमासान तेज। भाजपा ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ जारी किया आरोप पत्र। बिजली, पानी, स्वास्थ्य, यमुना की सफाई और भ्रष्टाचार जैसे मूलभूत मुद्दों पर राज्य सरकार को घेरा। भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान करने का लगाया आरोप। कहा, कांग्रेस पार्टी अम्बेडकर के साथ बदसलूकी पर मांगे माफी। पीलीभीत में खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स के 3 आतंकी मुठभेड़ में ढेर। आरोपियों ने पंजाब के गुरदासपुर में पुलिस चौकी पर ग्रेनेड से किया था हमला। उत्तर भारत में शीतलहर का कहर जारी। हिमाचल प्रदेश में 3 दिन तक शीतलहर का ऑरेंज अलर्ट। शिमला और आसपास के क्षेत्रों में बर्फबारी और दिल्ली एनसीआर में आज सुबह हुई बूंदाबांदी से गिरा तापमान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोजगार मेला के तहत 71,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। ये नियुक्तियां सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में की गई हैं। पीएम का इस कार्यक्रम में वर्चुअल माध्यम से जुड़े। पीएम ने बटन दबाकर ये नियुक्ति पत्र जारी किया। सरकारी नौकरियों में चयनित लोग 45 स्थानों से इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। इन 71,000 नियुक्तियों में लगभग 50,000 अर्धसैनिक बलों में हुई हैं। अर्धसैनिक बलों में नियुक्ति पाने वालों में लगभग 5,000 महिलाएं शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने नवनियुक्त युवाओं को शुभकामनाएं देते हुए युवा सशक्तिकरण की दिशा में किए जा रहे प्रयासों को गिनाया। पीएम ने युवाओं के लिए बेहतर शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार उपलब्ध कराने से जुड़े प्रयासों का जिक्र किया। बीते 1-1.5 साल में ही लगभग 10 लाख युवाओं को हमारी सरकार ने पक्की सरकारी नौकरी दी है। ये अपने आप में बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। पहले की किसी भी सरकार के समय इस तरह मिशन मोड में युवाओं को भारत सरकार में पक्की नौकरी नहीं मिली है। लेकिन आज देश में न केवल लाखों युवाओं को सरकारी नौकरियां मिल रही हैं, बल्कि ये नौकरियां पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ दी जा रही हैं। पीएम ने अपने संबोधन में चौधरी चरण सिंह की जन्म जयंती का उल्लेख करते हुए उन्हें नमन किया। किसान दिवस पर देश के अन्नदाताओं को शुभकामनाएं देते हुए पीएम ने ग्रामीण भारत में रोजगार के लिए उठाए गए कदम गिनाए। जब सरकार ने गोबर धन योजना के तहत देश में सैकड़ों गोबर गैस प्लांट बनाए, तो इससे बिजली तो पैदा हुई, हजारों नौजवानों को नौकरी भी मिली। जब सरकार ने देश की सैकड़ों कृषि मंडियों को इनाम योजना से जोड़ने का काम शुरू किया, तो इससे भी नौजवानों के लिए रोजगार के अनेक नए अवसर बने। जब सरकार ने इथेनॉल की ब्लेंडिंग को 20% तक बढ़ाने का फैसला किया, तो इससे किसानों को मदद तो हुई ही, शुगर सेक्टर में नई नौकरी के भी मौके बने। जब हमने 9,000 के लगभग किसान उत्पाद संगठन बनाए, एफपीओज बनाए, तो इससे किसानों को नया बाजार बनाने में मदद मिली और ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार भी बने। नियुक्तियों में महिलाओं की बड़ी भागीदारी का जिक्र करते हुए पीएम ने महिला सशक्तिकरण को अपनी सरकार की प्राथमिकता बताया। पीएम ने कहा कि उनकी सरकार महिलाओं के विकास में आने वाली हर रुकावट को हटाने में लगी है।
आजादी के बाद वर्षों तक स्कूल में अलग टॉयलेट न होने की वजह से अनेक छात्राओं को पढ़ाई छूट जाती थी। स्वच्छ भारत अभियान के द्वारा हमने इस समस्या का समाधान किया। सुकन्या समृद्धि योजना ने सुनिश्चित किया कि बच्चियों की पढ़ाई में आर्थिक परेशानी ना आए। हमारी सरकार ने 30 करोड़ महिलाओं के जनधन खाते खोले, जिससे उन्हें सरकार की योजनाओं का सीधा फायदा मिलने लगा। मुद्रा योजना से महिलाओं को बिना गारंटी लोन मिलने लगा। महिलाएं पूरे घर को संभालती थी, लेकिन संपत्ति उनके नाम पर नहीं होती थी। आज पीएम आवास योजना के तहत मिलने वाले ज्यादातर घर महिलाओं के ही नाम पर है। केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने प्रधानमंत्री के नेतृत्व में तेजी से रोजगार उपलब्ध कराए जाने की सराहना की। उन्होंने बताया कि ताजा नियुक्तियों में एससी, एसटी और ओबीसी समाज का भरपूर प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया है। 70,000 नियुक्तियों में से 20,901 अर्थात 29.21% नियुक्तियां ओबीसी समाज में की जा रही है। और कुल मिलाकर के देखा जाए तो यूपीए के 10 वर्ष के कार्यकाल की तुलना में आपके नेतृत्व में एनडीए के 10 वर्ष के कार्यकाल में ओबीसी समाज की रिक्रूटमेंट में 27% का इजाफा हुआ है। इसके अतिरिक्त इन 71,000 नियुक्तियों में से 11,355 अर्थात 15.8% शेड्यूल कास्ट कैटेगरी में है और 6,862 अर्थात 9.59% लगभग 10% शेड्यूल ट्राइब में। इसी तरह यदि बैकलॉग वैकेंसीज की बात करें, जिसका ताल्लुक भी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी नियुक्तियों से है, तो 2004 से 2014 तक जब यूपीए के कार्यकाल में मात्र 1,08,000 नियुक्तियां हुई थीं, गत 10 वर्षों में यह संख्या 4 गुना बढ़ करके 4 लाख तक पहुंच गई। ये आंकड़ा आपकी और आपकी सरकार की रिजर्व कैटेगरी के समाज के प्रति प्रतिबद्धता और प्राथमिकता को दर्शाता है। गुजरात के गांधीनगर के बीएसएफ परिसर में भी रोजगार मेला आयोजित किया गया। इस मौके पर डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश बदल रहा है और आगे बढ़ रहा है और सरकार युवाओं को बेहतर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। मोदी जी के नेतृत्व में देश बदल रहा है, देश आगे बढ़ रहा है, नया भारत का निर्माण हो रहा है, रोजगारी का सृजन भी हो रहा है, प्लेसमेंट भी हो रहा है। 14वें संस्करण में 8,50,000 नियुक्ति पत्र दिया गया है और आने वाले दिनों में नियुक्तियां हो रही है। आज ही 45 स्थानों पर 71,000 युवाओं को नौकरी दी गई है। 14वीं रोजगार मेला के अवसर पर आज पूरे देश भर में 45 स्थानों पर सरकारी नौकरियों में चयनित 71,000 से अधिक अभ्यर्थियों को केंद्रीय संगठनों के विभिन्न विभागों के अलग अलग पदों के लिए नियुक्ति पत्र दिए गए। केंद्र सरकार की ओर से रोजगार मेले में युवक युवतियों को पक्की नौकरी मिल गई है। इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने डीडी न्यूज संवाददाता सोमेश पटेल से खास बातचीत में ये साफ कहा कि मोदी सरकार रोजगार के वादे को लेकर प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। देश भर के 45 स्थानों पर रोजगार मेले का आयोजन किया गया है। इस वक्त हमसे बातचीत करने के लिए केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू जी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, रोजगार मेले का आयोजन किया गया है, क्या मकसद है?
71,500 से भी ज़्यादा जो अभ्यर्थी हैं उनको नियुक्ति प्रमाण पत्र दिया गया है। ये मोदी सरकार की प्रतिबद्धता है। हमने जो कहा मोदी जी की गारंटी में जो कहा गया वो किया जा रहा है। कुवैत से लौटने के बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा आज का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण है। निसंदेह हजारों हमारे जो नवयुवक साथी हैं, जो युवा हैं, उनका विभिन्न क्षेत्रों में नियुक्तियां हुई हैं। ये हमारे लिए भी और उन युवाओं के लिए भी बड़ी गौरव की बात है। उनकी मेहनत, उनके लगन, उनकी तपस्या, माता पिता का आशीर्वाद, गुरुजनों के सहयोग से उन्होंने इन ऊंचाइयों को प्राप्त की हैं। युवा शक्ति राष्ट्र के शक्ति होते हैं और उन युवा शक्ति इस राष्ट्र के उत्थान के लिए, तरक्की के लिए अपनी पूरा ऊर्जा लगाएंगे। मैं उन सबको बधाई देता हूँ। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 2047 तक विकसित भारत का सपना उन्होंने देखा है। 2025 तक $5 ट्रिलियन हमारी अर्थव्यवस्था होनी चाहिए और 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र के रूप में जाना जाए। ये केवल हमारे लिए भाषण की विषय नहीं है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में ये हमारी प्रतिबद्धता है, मेहनत है और उसके पीछे हम सब मिल करके उसके पीछे हम सब लोग काम कर रहे हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू को जो डीडी न्यूज से अलग अलग मुद्दों पर बात कर रहे थे। अपने कैमरा सहयोगी सोमदत्त साहू के साथ सोमेश पटेल, डीडी न्यूज, रायपुर, छत्तीसगढ़। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लक्ष्य है कि हमारा देश विश्व के सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरे। देश की युवा शक्ति एवं उनके कौशल की ताकत से ही भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य हासिल कर सकता है, जिसके लिए भारत सरकार द्वारा देश भर में रोजगार और स्वरोजगार का अभियान चलाया जा रहा है। रोजगार मेला के अवसर पर सीआरपीएफ सेंट्रल जोन के एडीजी अमित कुमार से डीडी न्यूज ने खास बातचीत की। देश भर में रोजगार मेला का आयोजन किया गया है। इस वक्त एडीजी सीआरपीएफ अमित कुमार हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, रोजगार मेले का आयोजन किया गया है। इस बार सबसे अधिक अभ्यर्थी जो सरकारी नौकरी पाए हैं आज की तारीख में वो सीआरपीएफ के ही हैं। इस इलाके में 203 सीआरपीएफ में सिपाही भर्ती हुए और इसके अलावा मुख्य रूप से केंद्रीय अर्धसैनिक बलों में लोगों की बहालियां हुई हैं और इसी कारण से इस इलाके में मुख्य होस्ट एजेंसी के रूप में सीआरपीएफ काम कर रही है। तो जैसा आपने देखा आज 413 अभ्यर्थियों को परमानेंट अपॉइंटमेंट के ऑफर लेटर्स यहाँ दिए गए हैं। जिन लोगों को नियुक्ति पत्र मिला है वो कौन कौन से फोर्स में जाएंगे? सबसे अधिक जो हिस्सा है वो सीआरपीएफ में जाएगा। उसके अलावा बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी और असम राइफल्स में जाएंगे। सीआरपीएफ एडीजी अमित कुमार को जो डीडी न्यूज से बात कर रहे थे। अपने कैमरा सहयोगी सोमदत्त साहू के साथ सोमेश पटेल, डीडी न्यूज, छत्तीसगढ़। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में क्रिसमस समारोह में भाग लेंगे। इस कार्यक्रम की मेजबानी भारतीय कैथोलिक बिशप सम्मेलन कर रहा है। प्रधानमंत्री कार्डिनल्स, बिशप और चर्च के मुख्य सदस्यों सहित ईसाई समुदाय के प्रमुख नेताओं के साथ बातचीत करेंगे। कैथोलिक बिशप्स कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया की स्थापना 1944 में हुई थी और ये संस्था पूरे भारत में सभी कैथोलिकों के साथ मिलकर काम करती है। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा ने अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी सरकार पर सियासी हमले तेज कर दिए हैं। इसी कड़ी में भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर, दिल्ली भाजपा प्रमुख वीरेंद्र सचदेवा और अन्य पार्टी नेताओं ने अरविंद केजरीवाल और आप सरकार के खिलाफ आरोप पत्र जारी किया। इस दौरान अनुराग ठाकुर ने आरोप पत्र का विमोचन किया, जिसका नाम दिया गया है चार्जशीट। अनुराग ठाकुर ने इस दौरान कथित तौर पर केजरीवाल की नाकामियां और घोटाले गिनाए। उनका कहना था कि केजरीवाल सरकार के 10 साल हो गए लेकिन सिर्फ बवाल हुआ है और जनता बेहाल हुई है। केजरीवाल जी ने वायदे क्या किए? क्या थे केजू के झूठे वायदे? इन्होंने कहा था दिल्ली के सभी स्कूल वर्ल्ड क्लास बनाऊंगा। 2 लाख से ज्यादा छात्र अभी भी शिक्षा से वंचित हैं। इन्होंने कहा था 24 घंटे 7 दिन स्वच्छ और मुफ्त में नल से जल दूंगा। दिल्ली को फ्री क्लिनिक और बड़े अस्पतालों का मॉडल दूंगा। आज भी 70% मरीज निजी अस्पतालों में जाने पर मजबूर है। इन्होंने कहा था 5 साल में यमुना जी को सुंदर बना देंगे और यही नहीं, इन्होंने कहा था दिल्ली को प्रदूषण मुक्त बना देंगे। मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं, यहाँ से थोड़ा बाहर तो जाकर देखो। और बच्चों की उम्र कम करने का काम भी इन्होंने किया है। इन्होंने कहा था दिल्ली को करप्शन मुक्त बनाएंगे। 8 मंत्री, 1 सांसद और 15 विधायक जेल जा चुके, न जाने कितना मुक्त बनाएंगे।
आम आदमी पार्टी की महिला सम्मान योजना और संजीवनी योजना को भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी स्टंट बताया। भाजपा नेता शहजाद पूनावाला ने कहा कि केजरीवाल सरकार 10 साल तक सत्ता में रही, लेकिन उसने अपने किसी भी वादे को पूरा नहीं किया। प्रदूषण मुक्त दिल्ली बनाएंगे, नहीं बना पाए। शानदार हॉस्पिटल बना देंगे, शानदार स्कूल बना देंगे, वो भी नहीं कर पाए। और अब नए वादे कर रहे हैं। अरे 10 साल से आप क्या कर रहे थे? और आपने पंजाब में भी महिलाओं को इसी प्रकार की राशि देने का वादा किया था, कितनी महिलाओं को दिया गया? तो मुझे लगता है कि ये केवल और केवल चुनाव से पहले एक प्रकार से भ्रमित करने के लिए जनता को किए गए चुनावी वादे हैं। बीजेपी विधायक विजेंद्र गुप्ता ने आम आदमी पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा कि केजरीवाल महिला सुरक्षा के नाम पर महिलाओं की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। उन्होंने सवाल पूछा कि अगर आम आदमी पार्टी को महिलाओं के लिए कुछ करना था तो पिछले 10 वर्षों में क्यों नहीं किया। वास्तविकता ये है कि अरविंद केजरीवाल बौखला गए। 10 साल तो महिलाओं के लिए कुछ किया नहीं। महिलाओं के सुरक्षा के नाम पर राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल को खुद अपने घर में पिटाई करवाई। महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार इनके विधायक करते रहे, कुत्ते तक छोड़ते रहे अपनी पत्नियों पर। और अब जब चुनाव आ गए तो महिलाओं को गुमराह करने के लिए झूठ बोलकर महिलाओं की भावनाओं से खिलवाड़ कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं केजरीवाल जी, अगर महिलाओं को, बहनों को कुछ देना था तो आपके 10 साल थे आपके पास। ये झूठे फार्म भरवा के क्यों बहनों को छलने की कोशिश कर रहे हो? वहीं बीजेपी सांसद कमलजीत सहरावत ने भी दिल्ली सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने आम आदमी पार्टी सरकार पर पिछले 10 सालों में वादे पूरे न कर पाने का आरोप लगाया। आज अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं कि बहनें बहुत मेहनत करती हैं, इनके लिए कुछ होना चाहिए। 10 साल में आपको कुछ नजर नहीं आता है। चुनाव नजदीक आता है तो आप कहते हैं हमें बताइए। अरे आप तो राजेंद्र नगर के नाले तक साफ नहीं करा पाए। दिल्ली में कूड़े के ढेर जगह जगह हैं। राजधानी होने का जिस शहर को एक अभिमान, एक गर्व मिलना चाहिए था, उस देश को आज आपकी वजह से अपनी राजधानी इतनी पानी को लेकर, बिजली की समस्याओं को लेकर, बुजुर्गों की परेशानी को लेकर, प्रदूषण की समस्या को लेकर दिल्ली देश की आज एक क्वेश्चन मार्क बन गई है। बाबा साहेब के नाम पर शुरू हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। कांग्रेस पार्टी पर भाजपा लगातार हमलावर है। संसद परिसर में राहुल गांधी द्वारा की गई धक्का मुक्की और झूठे वीडियो को फैलाने सहित कई मुद्दों को लेकर भाजपा ने प्रेस वार्ता की। भाजपा के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि बाबा साहेब के नाम पर राजनीति करने वाली कांग्रेस ने बाबा साहेब को इस्तीफा देने पर मजबूर किया। आखिर क्या वजह रही कि इस्तीफे के बाद बाबा साहेब को सदन में कांग्रेस पार्टी ने बोलने भी नहीं दिया। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कांग्रेस ने अंबेडकर का जो अपमान किया है उसके लिए देश से माफी मांगे। डॉक्टर अंबेडकर को इस्तीफा देते समय बोलने नहीं दिया गया। बाद में उन्होंने स्वयं उसको रिलीज किया और आज हमारे पास डॉक्टर अंबेडकर का वो बकायदे फुल टेक्स्ट ऑफ हिज रेजिग्नेशन लेटर है। कांग्रेस पार्टी बताए कि डॉक्टर अंबेडकर का त्याग पत्र को क्यों नहीं पब्लिक डोमेन में आने दिया गया, क्योंकि उसके आने से जवाहरलाल नेहरू की पगड़ी उछलती। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में गुरदासपुर चौकी पर ग्रेनेड से हमला करने वाले 3 खालिस्तानी आतंकी पुलिस मुठभेड़ में ढेर हो गए। एनकाउंटर में आतंकवादी गुरविंदर सिंह, जसप्रीत सिंह और वीरेंद्र सिंह को गोली लगने के बाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मृतक आतंकियों के पास से कई हथियार बरामद हुए हैं। बता दें कि आतंकियों की धरपकड़ के लिए पंजाब और यूपी पुलिस ने मिलकर एक संयुक्त अभियान के तहत इस ऑपरेशन को अंजाम दिया है। ये तीनों ही पंजाब के गुरदासपुर के रहने वाले थे। इनके पास से 2 AK-47 राइफल्स, 2 पिस्टल समेत भारी मात्रा में कारतूस बरामद किया गया है। ब्रॉड डेड घोषित किया गया है। तीनों की मृत्यु हो गई है। इनसे एक चोरी की बाइक रिकवर हुई है, जो कल थाना पूरनपुर से चोरी हुई थी शाम को। 2 AK-47 गन्स या AK मॉडिफाइड गन्स रिकवर हुई। 2 फॉरेन मेड ग्लॉक पिस्टल्स रिकवर हुई हैं और भारी मात्रा में असला रिकवर हुआ है। इन्होंने बहुत ही अंधाधुंध फायरिंग पुलिस पर की थी और
इसमें जो भी अग्रिम वैधानिक कार्रवाई है वो की जा रही है। 2 हमारे पुलिसकर्मी, एक थाना माधव टांडा से कांस्टेबल सुमित और एक कांस्टेबल शाहनवाज, ये 2 लोग घायल हुए हैं। इनका भी प्राथमिक उपचार CSC पूरनपुर पे किया गया है और उसके बाद उन्हें अग्रिम उपचार के लिए हॉस्पिटल में भर्ती कराया जा रहा है, लेकिन लकीली दोनों खतरे से बाहर। भारत का वैभवशाली इतिहास, हमारी समृद्ध कलाएं, सदियों से हैं हमारी पहचान। वोकल फॉर लोकल व ग्लोबल होते भारत के कला साधक। देखिए भारत की कला संस्कृति के रंग में रंगा हमारा खास कार्यक्रम रंग तरंग, सिर्फ DD न्यूज पर। उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार ने महाकुंभ की तैयारियों को लेकर प्रेस वार्ता की। कुंभ की तैयारियों पर जानकारी देते हुए DGP ने कहा कि मेले के दौरान किसी भी तरह की अप्रिय घटना से बचने के लिए प्रशिक्षित लोगों के साथ साथ तकनीक का भी प्रयोग किया जा रहा है। इसे लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। किसी तरह की डिजास्टर, चाहे वो मैन मेड हो चाहे वो नेचुरल हो, इससे बचने के लिए भी काफ़ी संख्या में नई उपकरण इत्यादि का क्रय किया गया है। लगभग 200 करोड़ के इक्विपमेंट सिर्फ डिजास्टर, फायर तथा लोगों को डूबने से बचाने के संबंध में जो उपकरण इत्यादि होते हैं उसके लिए किए गए हैं। महाकुंभ के दौरान श्रद्धालुओं को किसी भी तरह के साइबर अपराध से बचाने के लिए भी प्रशासन मुस्तैद है। यूपी पुलिस इस सिलसिले में लगातार केंद्रीय एजेंसियों के साथ मिलकर कार्य कर रही है। साइबर सुरक्षा से संबंधित सभी डाटा को एजेंसी एक दूसरे के साथ साझा कर रही है। साइबर वर्ल्ड पे भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है, जिसमें साइबर सिक्योरिटी और साइबर क्राइम 2 बहुत बड़े मुद्दे हैं। हमारी अपनी जो साइबर वर्टिकल है उसके लोग लगातार लगे हैं तथा भारत सरकार की जो भी एजेंसियां इन चीज़ों से संबंधित हैं वो उन चीज़ों को देख रही हैं और पूरे साइबर स्पेस को सेफ करने के लिए भी मेला प्रशासन तथा भारत सरकार की विभिन्न एजेंसियों की मदद ली जा रही है और इस संबंध में सभी स्टेक होल्डर्स के साथ विस्तृत चर्चा की गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नई दिल्ली में 37वां सूचना ब्यूरो एडवांसमेंट व्याख्यान में भाग लिया। दरअसल ये व्याख्यान इंटेलिजेंस ब्यूरो द्वारा हर वर्ष आयोजित किया जाता है, जिसका उद्देश्य अपने कर्मियों को व्यावसायिकता के उच्चतम स्तर को बनाए रखने के लिए पुनः समर्पित करना है। पहाड़ों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश की वजह से पूरा उत्तर भारत शीतलहर की चपेट में है। दिल्ली NCR और आसपास के क्षेत्रों में सुबह की शुरुआत हल्की बारिश के साथ हुई। सुबह सुबह हुई बारिश ने सर्दी का सितम और बढ़ा दिया। हरियाणा के कई जिलों में भी हल्की बारिश हुई है, जिसकी वजह से लोग कड़ाके की ठंड की मार झेल रहे हैं। ऊपर से बारिश ने ठिठुरन और बढ़ा दी है। बढ़ती ठंड में लोग कई लेयर पहनकर घरों से बाहर निकल रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में क्रिसमस और नया साल मनाने के लिए जा रहे पर्यटकों के लिए खुशखबरी है। क्रिसमस से पहले राजधानी शिमला सहित आसपास के क्षेत्रों में बर्फबारी शुरू हो गई है। बर्फबारी अभी हल्की है, लेकिन इसके होने से पर्यटकों में काफ़ी खुशी है। बर्फबारी की वजह से प्रदेश के तापमान में भारी गिरावट दर्ज किया गया है। मौसम विभाग ने 29 दिसंबर तक हिमाचल प्रदेश में मौसम खराब रहने की संभावना जताई है। उधर कश्मीर घाटी इस समय ज़बरदस्त शीतलहर की चपेट में है। घाटी में डल झील पूरी तरह से जम गई है और आधा इंच मोटी बर्फ की परत बनी है। रात का तापमान लगातार रिकॉर्ड तोड़ रहा है और यहाँ के लोग कांगड़ी, हमाम और बुखारी जैसे पारंपरिक तरीकों से सर्दी से बचने का प्रयास कर रहे हैं। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। DD न्यूज़ पे खबरें जारी रहेंगी। नमस्कार।